हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कोहेरेंट सोर्सेज एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज को समझाने की कोशिश करूंगा और इसके बाद डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में। तो सपोज मान लो कि दो सोर्सेज है तुम्हारे पास S1 एंड S2। सपोज दो सोर्सेज ऑफ लाइट है तुम्हारे पास। अब इससे क्या है कि वेव्स निकलेंगे, लाइट वेव्स निकलेंगे। सपोज फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्सेज का सेम है ना। सपोज दो बोथ ऑफ देम हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। इक्वल फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है कि टाइम पीरियड भी दोनों का सेम होगा। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f होता है, तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। ऐसे वेव्स जो होंगे वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। सोर्सेज हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी, सोर्सेज हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसीज and a constant and zero or constant phase difference। फेज डिफरेंस को मैं फाई से डिनोट कर रहा हूँ। अगर दो सोर्सेज हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है ना, उसके साथ साथ क्या है, ज़ीरो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी होना चाहिए दोनों के बीच में, तो फिर हम सोर्सेज को बोलेंगे दे आर कोहेरेंट सोर्स। तो ये हो जाएंगे, फिर उस केस में ये बन जाएगा तुम्हारा कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, अब हम समझते हैं ज़ीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर फेज डिफरेंस जो होना चाहिए दोनों में, उसकी वैल्यू कुछ चेंज नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज मान लो कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 45 डिग्री का है ना, तो इट शुड रिमेन, ये चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ, है ना। सपोज दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, तो फिर ये मेंटेन होना चाहिए, दिस शुड बी मेंटेन्ड। जो भी फेज डिफरेंस है, सपोज पाई का फेज डिफरेंस है ना, तो इट शुड बी मेंटेन्ड। ऐसा नहीं कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। ध्यान देना, जीरो फेज डिफरेंस होने का मतलब है कि दे कैन ऑल्सो बी इन फेज। अगर दो सोर्सेज हमेशा फेज में रहते हैं तो उसको भी हम कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। ध्यान देना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अगर दो सोर्सेज सेम फेज में रहते हैं तो उसको हम कोहेरेंट सोर्स, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेरेंट सोर्स। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। मान लो कि फर्स्ट सोर्स टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, लाइक दिस, और इसका टाइम पीरियड मान लो टी है, कैपिटल टी। अब एक और सोर्स लेते हैं, वो भी इसको बोल देते हैं S1 और इसको बोल देते हैं S2। S2 टाइम के साथ देखो किस तरह से वेरी कर रहा है, तो कुछ इस तरह से। इसका भी टाइम पीरियड T है, इसका मतलब ये हो जाएगा T/2 और ये भी हो जाएगा T/2। देखो, ऊपर वाला S1 का है और नीचे वाला S2 सोर्स के लिए वेव टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, एक और सोर्स लेते हैं, थर्ड सोर्स S3 लेते हैं। S3 जो है टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, इसका टाइम पीरियड अलग है। अब देखो, तुमको मैंने बोला कि अगर फेज सेम हो, दो सोर्सेज सेम फेज में रहेंगे, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेरेंट सोर्स का एग्जाम्पल होता है सेम फेज में। तो देखो यहाँ पर इस, अच्छा, थर्ड वाले का टाइम पीरियड चेंज होगा, उसका टाइम पीरियड जो होगा, इसको मैं T डैश ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा T डैश/2।
तो देखो, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि अगर सोर्सेज सेम फेज में होते हैं तो वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। तो तुम यहाँ पर देखो, सेम फेज होने का मतलब क्या है? सेम फेज होने का मतलब है कि सेम टाइम पर अगर मैक्सिमम हो रहा है, सेम टाइम पर मिनिमम हो रहा है। तो जैसे मान लो कि फर्स्ट और टू का मैक्सिमम कुछ इस टाइम पर हो रहा है, देखो सेम टाइम पर हो रहा है, फर्स्ट और टू सेम टाइम पर मैक्सिमम हो रहा है, ये वाला पॉइंट है मैक्सिमम सेम। और टाइम जो हो रहा है सेम टाइम पर, ये टाइम बता रहा है, ये टाइम टी बता रहा है, सेम टाइम पर दोनों, इसको T1 बोल लो, ये भी T1 पर मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन देखो थर्ड वाला जो मैक्सिमम हो रहा है वो T2 टाइम पर मैक्सिमम हो रहा है वो कुछ अलग। T2 स्मॉल T2 एक्चुअली ना, मैं यहाँ पर T/4 कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम का टाइम तो हमें पता ही है। देखो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो मैक्सिमम हो रहा है वो T/4 पे हो रहा है, कैपिटल T/4। और फर्स्ट और सेकंड वाला T/4 पे। थर्ड वाला जो हो रहा है T'/4 पे हो रहा है, अलग टाइम पर मैक्सिमम हो रहा है। तो दैट इज़ वाई, अब देखो इसका मतलब है कि दीज टू S1 और S2 क्या है, दे आर इन फेज, ये दोनों क्या है, इन फेज। लेकिन S3 इज़ नॉट फेज। तो इसका मतलब देखो यही हुआ कि अगर दो सोर्सेज सेम फेज में रहना है तो उसके लिए टाइम पीरियड सेम होना चाहिए और दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों सेम फेज में रह पाएंगे। और डेट इज़ वाई कांस्टेंट कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। S1 और S2 जो है यहाँ पर, दे आर कोहेरेंट सोर्स। और देखो अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा मतलब टाइम पीरियड अलग हो जाएगा, और डेट इज़, और वो फिर कोहेरेंट सोर्स नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसको हमने देखा कि एक्चुअली अगर सेम फेज में होता है, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होता है कोहेरेंट सोर्स का। और अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो फिर सेम फेज में होना मुश्किल है। S1 और S2 यहाँ पर सेम फेज में है, लेकिन S3 जो है किसी के साथ फेज में नहीं है, ना S1 के साथ है ना S2 के साथ है। तो S1 S2 यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स होंगे। कोहेरेंट सोर्स की कुछ से फ़ायदा क्या होगा? तो देखो कोहेरेंट सोर्स से जो तुम अभी इंटरफेरेंस का हम समझेंगे। तो इंटरफेरेंस में ना ये पैटर्न मिलता है, यू विल गेट पैटर्न इन द इंटरफेरेंस। तो पैटर्न जो मिलता है, अगर सोर्सेस कोहेरेंट होगा तो फिर यू विल गेट स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब वो पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनता है अलग अलग लोकेशन पर। किसी लोकेशन पर इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज बनता है और किसी लोकेशन पर ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो अगर कोहेरेंट सोर्स होगा तो यू विल गेट स्टेबल इंटरफेरेंस। जहाँ पर डार्क फ्रिंज बना है जिस लोकेशन पर, वो डार्क ही रहेगा, और जहाँ पर ब्राइट है वो ब्राइट ही रहेगा अगर कोहेरेंट सोर्स है तो। और अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा तो फिर स्टेबल इंटरफेरेंस आपको नहीं मिलेगा अगर इनकोहेरेंट सोर्स होगा तो। तो देखो इनकोहेरेंट सोर्स किसको बोलोगे, तो जो जिसका फेज डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंजिंग है ना, जब चेंज होता रहेगा अगर, तो उसको हम बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्स। और इसके लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर सोर्सेज की अलग अलग होगी तो दे आर इनकोहेरेंट सोर्स। मतलब फ्रीक्वेंसी सेम तो कोहेरेंट, और फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग होगा तो फिर इनकोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। लेट अस सी सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कोहेरेंट का जो एग्जांपल होता है, कोहेरेंट का एग्जांपल वो लेजर सोर्स से जो लाइट निकलता है वो मोनोक्रोमेटिक होता है। लेज़र का जो लाइट होता है वो क्या होता है, है ना, LASER होगा यहाँ पर, SER। लेज़र से जो होता है लाइट निकलता है वो मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो जो लाइट अगर मोनोक्रोमेटिक होता है वो कोहेरेंट
लाइट होगा कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। अगर ऐसा सोर्स जिससे कि एक ही फ्रीक्वेंसी के लाइट निकल रहा है तो डैट कैन बी यूज्ड एज कोहेरेंट सोर्स। और लेजर से जो लाइट निकलता है वो होता है मोनोक्रोमेटिक। इसके बाद इनकोहेरेंट सोर्स जो है, इनकोहेरेंट सोर्स, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। जैसे तुम्हारा एलईडी है, एलईडी का लाइट, और जैसे ट्यूब लाइट्स वगैरह, घर में जो बल्ब यूज़ होता है नॉर्मली टंगस्टन वायर का फिलामेंट जिसमें होता है, नॉर्मल बल्ब जो होता है वो इनकोहेरेंट सोर्सेज होता है। ट्यूब लाइट्स जो होता है वो भी तुम्हारा CFL, ये वो सब घर में जो यूज होता है ट्यूब लाइट और CFL, दे आर ऑल्सो इनकोहेरेंट सोर्स। सो अब हम लोग समझेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। अब जो है हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में क्या होगा कि दो सोर्सेज से वेव निकलेंगे और उसके बाद जो होगा वो ऐड होंगे, है ना, वेव्स ऐड इन स्पेस, और वो दे विल गिव यू ब्यूटीफुल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का अरेंजमेंट। तो जब दो कोहेरेंट सोर्स होता है उससे जब लाइट, सपोज हियर देयर आर टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2, इससे जब वेव निकलेगा तो अलग अलग लोकेशन पर वेव्स ऐड होंगे। और जब वेव ऐड होगा तो कहीं पर तुमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और कहीं कहीं डार्क फ्रिंज का अरेंजमेंट मिलता है। तो ऐसे पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न बोला जाता है। इंटरफेरेंस इज सिंपली एडिशन ऑफ वेव्स विथ विथ कोहेरेंट सोर्सेज। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, है ना। ये क्या है, एडिशन ऑफ वेव्स from two coherent sources। कोहेरेंट सोर्सेज से जो वेव्स का एडिशन होगा तो तुमको क्या मिलेगा, तो इंटरफेरेंस प्रोसेस देखने को मिलेगा। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, तो इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट फ्रिंज का अरेंजमेंट स्पेस में देखने को मिलता है। अलग अलग किसी जगह, किसी लोकेशन पर तुमको डार्क फ्रिंज मिलेगा और किसी डार्कनेस मिलेगा, और किसी लोकेशन पर तुमको ब्राइटनेस मिलेगा। तो यही पैटर्न जो होता है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। इसके लिए सोर्सेज जो हम यहाँ पर लिए हैं, सोर्सेज विल बी कोहेरेंट सोर्सेज, है ना। ये दोनों सोर्स जो होंगे दीज आर कोहेरेंट। लेट अस टेक ए पॉइंट P और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इस P पॉइंट पर क्या मिलेगा तुमको, डार्कनेस या ब्राइटनेस। सपोज अब देखो कुछ और चीज़ दिया रहेगा पीक में, मतलब डिस्टेंस भी दिया रहेगा। जैसे मान लो कि S1P, सपोज S1P इज इक्वल टू S2P। एक पॉइंट लेते हैं P जो कि इक्वी डिस्टेंट है, मतलब S1 से भी उसका डिस्टेंस इक्वल है और S2 से भी उसका डिस्टेंस इक्वल है। सपोज इट इज 2 लैम्डा, मान लो कि इट इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है। तो देखो जब वेव्स निकलता है तो वेव्स कुछ इस तरह से होता है। एक साइकिल जब कंप्लीट होता है यहाँ से, तो एक साइकिल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा। तो यहाँ P पर अब देखो कोहेरेंट सोर्सेज लिया है और ऑल्सो कंसीडर कि दे आर इन फेज। कोहेरेंट सोर्सेज इन फेज मतलब दोनों साथ साथ मैक्सिमम हो रहा है और दोनों साथ साथ मिनिमम हो रहा है। ऐसे सोर्सेज हैं को हम बोलते हैं इन फेज कोहेरेंट सोर्सेज। तो अब देखो वेव्स यहाँ से चलेगा, P पर पहुँचेगा S1 से और S2 से भी। वेव की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। तो वेव की वेलोसिटी अगर सेम है, क्योंकि मीडियम सेम है, तो इक्वल टाइम में वेव S1 से P तक पहुंचेगा और S2 से P पर पहुंचेगा। मतलब क्योंकि डिस्टेंस S1 P और S2P इक्वल है, तो इक्वल टाइम में वेव S1 से P तक जाएगा और S2 से P तक जाएगा।
क्योंकि S1 पे वेव, S1 और S2 पे वेव फेज में थे, तो जब P पर पहुंचेगा तब भी दोनों फेज में ही रहेंगे, क्योंकि साथ सेम टाइम पर पहुंच रहा है, टाइम सेम होगा, सेम टाइम पर पहुंचेगा तो सेम फेज में होगा, क्योंकि इनिशियली भी दे वेर एट इन सेम फेज। तो अगर मान लो कि P पर S1 का जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से बता सकते हो। लेट सपोज कि y1 इक्वल्स टू, है ना, S1 का जो डिस्प्लेसमेंट है P पर, वो मान लो कि a cos ओमेगा t है, कुछ इस तरह से। और उसी तरह से तो S2 का भी, S2 का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको y2 बोल दो, y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। एम्पलीट्यूड मैंने इक्वल ले लिया है क्योंकि फेज इक्वल है, डेट्स वाई मैंने ओमेगा टी दोनों में सेम रखा है। कॉस के बाद जो आता है टर्म वही होता है फेज, तो इट मीन्स कि देयर फेज आर सेम। अब देखो ये दोनों जब ऐड होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब दो वेव्स किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो सिंपल रिजल्टेंट वेव जो होता है वो y1 प्लस y2 हो जाता है, सिंपली दोनों का एडिशन हो जाता है। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 2a cos ओमेगा t तुमको मिलेगा। अब देखो y1 का इंटेंसिटी कितना था, y1 का इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो y1 का इंटेंसिटी था a स्क्वायर, इसको बोल दो I नॉट। y2 का भी इंटेंसिटी कितना था, तो a स्क्वायर, इसका इंटेंसिटी कितना था I नॉट। दोनों का इंडिविजुअल इंटेंसिटी था तुम्हारा I नॉट, ठीक है। अब जब तुम दोनों को ऐड कर रहे हो तो यू आर गेटिंग अ वेव 2a cos ओमेगा t। रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना वेव डायरेक्टली सेम फेज में ऐड हो रहा है, सेम फेज में जब ऐड होता है, ठीक है, तो उसमें इंटेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना, और a स्क्वायर तुमने आई नॉट बोला है तो 4 टाइम्स आई नॉट बोला है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर तुमको मैक्सिमम इंटेंसिटी यही होगा, जब दो वेव मिलेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर, दो आइडेंटिकल वेव है ना, मैंने यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल वेव लिया है, तो वो जब मिलेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो जाएगा 4 आई नॉट हो जाएगा, 4 टाइम्स इंडिविजुअल इंटेंसिटी हो जाएगा। ऐसे इंटरफेरेंस को ऐसे जगह पे, इस लोकेशन को, इंटरफेरेंस में जो ये लोकेशन, ऐसे लोकेशन मिलेंगे जहाँ पर इंटेंसिटी 4 आई नॉट हो जाएगा, ऐसे लोकेशन पर हम बोलेंगे कि देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ऐसे जगह हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो फेज डिफरेंस 0 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हो गया तुम्हारा, तो पाथ डिफरेंस इज 0। पाथ डिफरेंस हम किसको बोलेंगे, तो S2P माइनस S1P, एक का पाथ माइनस दूसरे का पाथ S1P, तो ये कितना हो गया 0। और इस केस में फेज डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, PD मतलब पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस भी तुम्हारा 0 होगा। तो जहाँ पर ऐसे पॉइंट जहाँ पर फेज डिफरेंस 0 होता है तो वहाँ पर तुमको मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पर लेट अस ड्रॉ द वेव, वेव को यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो S1P और S2P को तुमने बोला है 2 लैम्डा, है ना, तुमने एज्यूम किया है कि इट इज़ इक्वल टू 2 लैम्डा। तो इसको जब तुम ड्रॉ करोगे तो कुछ तुमको इस तरह से, देखो ये एक वेवलेंथ हुआ, एक और वेवलेंथ आएगा, ये पहला वेव कुछ इस तरह से P पर पहुंचेगा, उसके बाद दूसरा वेव को ड्रॉ करते हैं, S2 से जो वेव निकलेगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। देखो एकदम दे आर इन फेज में होने का मतलब क्या है कि दोनों एक ही जैसा यहाँ पर पहुँच रहा है, मतलब तुम अगर दोनों वेव को ठीक से देखोगे, ठीक है, थोड़ा गौर से देखोगे तो दोनों वेव एकदम सिमिलर वे में यहाँ पर
पहुंच रहा है। ठीक है, y की वैल्यू देखो यहाँ पर दोनों वेव का y जो है इस केस में 0 है। मतलब ये जो डायग्राम मैंने बनाया उस इंस्टेंट पर बस है ना। चलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट सम मोर एग्जांपल। तो सपोज कि पाथ डिफरेंस इज नॉट 0 है ना। पिछले केस में हमने पाथ डिफरेंस 0 लिया, S1 वेव सोर्स और S2 अगेन कंस्ट्रक्ट अगेन मतलब सोर्सेज क्या है, दे आर इन फेज, कोहेरेंट सोर्सेज हैं और दे आर इन फेज। यहाँ पर मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ इसको बोल देता हूँ मैं Q पॉइंट, लेट्स कॉल इट Q पॉइंट। और इस केस में वेव S2 से Q पर पहुँचेगा, वेव S1 से Q पर पहुँचेगा। S1 Q को मैं ले रहा हूँ 2 लैम्डा और S2 Q को मैं ले रहा हूँ 3 लैम्डा। इस तरह से देखो मैंने दोनों का ना डिस्टेंस अलग ले लिया है, S1 और S2 से Q का डिस्टेंस अलग ले लिया है। अब यहाँ पर लेटस यहाँ पर जो होगा पाथ डिफरेंस S2Q माइनस S1Q, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, केवल लैम्डा। फेज डिफरेंस की बात करो, दोनों में फेज डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना रखोगे, लैम्डा, और ये आ गया 2 पाई का फेज डिफरेंस आएगा। अब ये बताओ वेव पहले किससे पहुँचेगा, तो Q पर जब वेव पहुँचेगा, दोनों वेव मिलेगा, तो किसका वेव पहले पहुँचेगा, S1 का वेव पहले पहुँच जाएगा क्योंकि S1Q छोटा है, वेव की वेलोसिटी तो सेम है, तो S1Q पहले पहुँच जाएगा और S2Q देर से पहुँचेगा। तो इसका मतलब S1 का जो वेव होगा वो लीड करेगा, जो पहले पहुँचता है वो फेज में आगे रहता है। ठीक है, तो मान लो कि S1 का वेव जो है Q पर y1 मतलब S1 के लिए आया है, वो a cos ओमेगा t है। तो y2 क्या लिखोगे ये बताओ, a2 cos ओमेगा t। तो देखो S1 का जो है तुमने बताया कि पहले पहुंच गया तो ये लीड करेगा, तो लीड करेगा तो इसका मतलब S2 का जो वेव होगा वो लैग करेगा। कितने से, तो 2 पाई फेज से लैग करेगा, जो देर से पहुंचा है वो लैग करेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos ओमेगा t माइनस 2 पाई। देखो 2 पाई का डिफरेंस मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब ये सिंपली y2 जो हो जाएगा वो a cos ओमेगा t ही इसकी वैल्यू मिली। अब देखो यहाँ पर भी सेम कहानी है, तुम y1 प्लस y2 करोगे तो यहाँ पर भी तुमको है ना y1 प्लस y2 पिछले जैसा ही तुमको मिलेगा 2a cos ओमेगा t। इसका मतलब फेज डिफरेंस 2 पाई होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये एक तरह से उसी तरह से बिहेव करेगा, वही केस प्रीवियस केस जैसा ही बिहेव करेगा कि फेज डिफरेंस 0 है। मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट ऑलमोस्ट बिहेव लाइक कि पाथ डिफरेंस 0 जैसा ही यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर भी तुमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, Q पॉइंट पर भी तुमको यहाँ पर यू विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी। जरा बता दो तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स I0 इंटेंसिटी इस पॉइंट पर भी मिलेगी। तो लेट अस मेक ए रूल ये है कि अगर तुमको पाथ डिफरेंस जो है PD पाथ डिफरेंस, ठीक है, अगर n टाइम्स लैम्डा है मिल रहा है तुमको, n टाइम्स लैम्डा का मतलब n की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 0 1 इंटीजर 1 2 3 4 है ना, इस तरह से मिल रहा है। बल्कि ये प्लस माइनस भी, माइनस में भी चलेगा, माइनस प्लस माइनस में होगा प्लस माइनस। ठीक है, अगर इस तरह से मिल रहा है पाथ डिफरेंसेस n लैम्डा, यू विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ठीक है। यहाँ फेज डिफरेंस के टर्म में अगर तुम लिखना चाहते हो तो फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला तुमको पता है ये कि 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो फेज डिफरेंस 0 और 2π 4π, ठीक है, इवन में आएगा 4 6π। इस तरह से अगर तुमको फेज डिफरेंस मिल रहा है तो समझ जाओ कि यू विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट अस नाउ टॉक अबाउट केसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, यहाँ पर भी तुम अगर चाहो तो वेव को प्लॉट करना चाहो तो प्लॉट कर सकते हो, यू कैन। देखो यहाँ पर 2λ है, तो यहाँ पर 2 वेव्स आएंगे, 2 वेवलेंथ इस तरह से है फर्स्ट वेव। अब यहाँ पर इसमें 3 पार्ट करने होंगे तुमको। फर्स्ट वेव ये आया, सेकेंड वेवलेंथ ये आया, और थर्ड वेवलेंथ अगेन। देखो यहाँ भी सिमिलर वे में दोनों मिल रहा है, और डेट इज़ वाई जो तुमको इंटेंसिटी मिल रहा है वो मैक्सिमम मिलेगा। लेट अस नाउ टॉक अबाउट सम अदर केसेस जहाँ की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक और इंटरफेरेंस होता है दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए कुछ केस लेते हैं। तो सपोज ये S1 इज सोर्स 1 और S2 इज सोर्स 2। अगेन सेम ही केस है कि द सोर्सेज आर कोहेरेंट और दे आर इन सेम फेज। इस बार कुछ पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, R पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस कॉल इट R। इस पॉइंट को यहाँ पर वेव पहुँचेगा S1 से और S2 से, कुछ इस तरह से वेव यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, R पॉइंट पर तुमको क्या मिलेगा, इसके लिए तुमको S1 R की वैल्यू दी रहेगी। जैसे मान लो कि S1 R इज 2λ। सपोज दिस डिस्टेंस इज 2λ और S2R इज 1.5λ, कुछ इस तरह से दिया है। तो R पे तुमको क्या मिलेगा, सबसे पहले पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो है यहाँ पर S2P माइनस S1P 1.5λ माइनस 2λ इक्वल्स टू λ/2 का पाथ डिफरेंस आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस दैट इज λ/2। तो यहाँ से देखो λ कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ फेज डिफरेंस कितना है, पाई का फेज डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सपोज S1 का जो वेव पहुँचा है R पर, सपोज Y1 इज, मान लो कि A cos ωt, तो Y2 का वेव क्या होगा, A cos ωt। अब देखो फेज में यहाँ पर कौन आगे रहेगा, जो पहले पहुँचा है। तो S2 का वेव पहले पहुँचा है तो फेज में ये आगे रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। दिस विल बी प्लस, और फेज डिफरेंस कितना है, पाई, पाई का फेज डिफरेंस ऐड कर दो। इसकी जब वैल्यू तुम लिखोगे तो जो मतलब ट्रिगोनोमेट्री से तुम बता सकते हो थीटा प्लस पाई इक्वल्स टू माइनस थीटा होता है। तो ये तुमको मिलेगा माइनस A cos ωt। ठीक है, तो ये Y2 मिल गया। अब Y1 प्लस Y2 करो तो A cos ωt और माइनस A cos ωt, ये 0 मिल गया। तो वेव का जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 मिल रहा है R पॉइंट पर। ठीक है, तो ये 0 मिल गया, तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो होगा विल ऑल्सो बी 0। R पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगा वो 0 होगा। ऐसे पॉइंट को जहाँ पर की इंटेंसिटी जो होती है नेट इंटेंसिटी, ऐसा पॉइंट हमेशा 0 रहता है। मतलब ये हमेशा ऐसे पॉइंट को हम डार्क फ्रिंज बोलते हैं। यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम डायग्राम वाइज भी देख सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर देखो नीचे वाला जो है
S2R इट इज़ 1.5 लैम्डा, मतलब 1 कंप्लीट एंड हाफ। तो 1 कंप्लीट बना लो वेवलेंथ यहाँ पर, तो एक कंप्लीट वेवलेंथ बना, और दूसरा जो बनेगा वो केवल हाफ आएगा। इसके बाद में ऊपर वाले में 2 लैम्डा है, तो ऊपर वाले को मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे एक तो कंप्लीट लैम्डा बना है इसमें, और दूसरा जो है, हाँ इसमें दोनों कंप्लीट बनेगा, तो एक कंप्लीट और एक कंप्लीट और बना दो। देखो बोथ आर, यहाँ पर डायग्राम से भी तुम समझ सकते हो कि दे आर एक्चुअली इन अपोजिट फेज। ये देखो, ये पैटर्न जो है शो कर रहा है कि दे आर एक्चुअली इन अपोजिट, एक ऐसा है और एक ऐसा है, इस तरह से। तो दे आर वहाँ पर जो है आर पॉइंट पर ये अपोजिट फेस शो कर रहा है, तुम डायग्राम से भी इसको समझ सकते हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम जनरल केस कि ना कब डार्क फ्रिंज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो देखो S2P माइनस S1P, मतलब P मैं ले रहा हूँ, एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ। तो जब भी तुमको ये पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 को हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2। यहाँ पर 2n प्लस 1 जो है ना, दिस इज ऑड, तो n की वैल्यू अगेन सिंपली 0 1 2 इंटीजर, इस तरह से है। तो जब भी तुमको ना S2P मतलब पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2 मिलेगा, तो फिर तुमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इस केस में फेज डिफरेंस के टर्म में भी तुम बता सकते हो, अगर फेज डिफरेंस तुमको प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, प्लस माइनस 5 पाई, इस तरह से अगर मिलेगा फेज डिफरेंस, तो भी तुमको बता सकते हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है उस लोकेशन पर। अब हम एक जनरल केस कंसीडर करते हैं कि जिसमें कि फेज डिफरेंस ना फाई है। लेट्स से कि फेज डिफरेंसेस फाई, एक जनरल केस कंसीडर करते हैं। सपोज y1 इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी और y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों वेव में फेज डिफरेंस कितना है, तो फाई का। अब ये दोनों अगर मिलेंगे तो व्हाट डू यू गेट, y1 प्लस y2, वो कितना होगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू एक्चुअली 2 टाइम्स cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देखो a हम किसको बोलेंगे, तो इसको हम a बोलेंगे, इसको बोलेंगे b। तो जब तुम यूज़ करोगे इसको, तो यू विल गेट इस a को कॉमन ले लो, पहले 2 टाइम्स कर लो cos a प्लस b बाय 2, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 बाय 2 इंटू कॉस 5 बाय 2। एक्चुअली आएगा तुम्हारा cos माइनस 5 बाय 2, बट तुमको पता होना चाहिए कि cos माइनस 5 बाय 2 को हम लिख सकते हैं cos 5 बाय 2। इतना आ गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो ये रिजल्टेंट वेव जो है वो तुम्हारे पास, उसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो 2a cos 5 बाय 2 इस तरह से लिख लो, इनटू कर लो cos ओमेगा टी प्लस 5 बाय 2। देखो ये एक वेव इटसेल्फ एक वेव इक्वेशन है ना, एक वेव का इक्वेशन है, जिसमें कि तुम एम्पलीट्यूड पार्ट ये है, ठीक है, एम्पलीट्यूड पार्ट ये है, और तो एम्पलीट्यूड मिल गया, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये है, और तुमको पता है कि रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव है ना, रिजल्टेंट वेव वो किसका होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर करो, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 बाय 2। तो ये होता है दो आइडेंटिकल वेव अगर मिलता है ना, जिसमें कि बस फेज डिफरेंस हो, एम्पलीट्यूड वगैरह सेम हो, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलता है 4
ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर को तुम बोल सकते हो इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। आई नॉट क्या है, एक इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी। ठीक है, अब तुम इसको ना चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो, कुछ वैल्यूज पुट कर लो। फॉर एग्जांपल फाई की ना कुछ वैल्यू ले लो। तुमने बोला था ना कि फाई इक्वल्स टू 0 पे तुमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तो फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस 0 होता है 1। इंटेंसिटी इस केस में कितना मिलेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 4I0, है ना। तुमने क्या किया था, बताया था कि 2π, फाई की वैल्यू 2π पर तुमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो आई इक्वल्स टू कितना होगा, फाई इक्वल्स टू 2π रखोगे तो 2π/2 कितना हो जाएगा, पाई, और कॉस पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी तुमको 4I0 मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक और वैल्यू लेते हैं, फाई की वैल्यू पाई पे जो है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, तो देखते हैं इसको कैसे। तो आई की वैल्यू इस केस में कितना होगा, तो 5 का टू जैसे पाई रखोगे तो ये 5/2 हो जाएगा, पाई/2, और कॉस पाई/2 इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 0। इस तरह से तुम चेक भी कर सकते हो।